मैं आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ा हुआ। इस रात में देर तक दीवानों की तरह लाहौर की सड़कों पर फिरता रहा। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी था, एक जलता हुआ सा लावा था जो हर काबिल नफरत शेख को अपने साथ बहा ले जाना चाहता था। मगर मेरी जिस्मानी ताकत और मेरी फितरत उस ज्वालामुखी की ताब नहीं ला सकती थी और ना ही इससे फैलने वाली तबाही की। इस रात सड़कों पर घूमते घूमते मैंने कई बार सेठ सिराज को कत्ल किया, कई बार मैंने घुराया की जान ली और कई बार थानेदार अशरफ को बदतरीन अंजाम से दो चार किया। मेरे जैसे लोग ऐसे हालात का शिकार होकर यही कुछ किया करते हैं। अपने तसव्वुरात का सहारा लेकर दिल के भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी शराब से भी प्यास बुझा करती है। इससे तो नातवानियों का दुख और भी बढ़ जाता है। किसी वक्त दिल चाहता कि खुद फरामोशी का सहारा लूं, खुद को शराब में या किसी और नशे में खर कर लूं, मुझे पता ही नहीं चले कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या फिर वैसे ही किसी तरफ निकल जाऊं, कुछ अरसा के लिए इर्द गिर्द से नाता तोड़ लूं। आंख ओझल पहाड़ ओझल, बस इसी तरह की लातादाद सोचें थी जो दिमाग को उथल पथल कर रही थी। इसी दौरान में चंद रोज मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुनासिब जॉब मिल गई। जॉब मिलने से जहां खुशी हुई वहां एक तरह से दुख ने भी दिल को चीर डाला। सरवत को मेरी जॉब का बड़ा चाव था। वो कहा करती थी कि जब तुम पहले दिन जॉब पर जाओगे ना तो हम इस मौका को सेलिब्रेट करेंगे, रेस्टोरेंट में हाई टी लेंगे और फिर दरियाए रावी में डूबते हुए सूरज का मंजर देखेंगे। आज मेरी जॉब का पहला दिन था, मगर रेस्टोरेंट नहीं था, हाई टी भी नहीं थी और रावी में डूबते हुए सूरज का मंजर भी नहीं था। सब कुछ एक धुंधलके में गुम हो चुका था। इस शाम में अकेला ही शहजान रेस्टोरेंट में जा बैठा। वही मेज थी जहां हम अक्सर बैठा करते थे। दाएं तरफ एक गुलदान रखा था और शफाफ खिड़की में से सड़क का मंजर दिखाई देता था। मैं न चाहते हुए भी खिड़की की तरफ देखने लगा। दिल में आस पैदा हुई, दिले खुश फहम दूर दराज के इम्कानात को जहन में लाने लगा। यकीनी बात थी कि नासिर भाई के जरिए सरवत को भी मेरी जॉब की खबर हो चुकी होगी। शायद उसे यह भी पता होगा कि आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था और आज इस रेस्टोरेंट की मौसीकी बखेरती फिजा में एक नीम तारीख गोशे में हमने इकट्ठे बैठना था, एक दूसरे के हाथ थामने थे और एक साथ मुस्कुराना था। मैं सड़क की तरफ देखता रहा, दीवाना दिल ये सोचता रहा, क्या पता वो आ जाए। अपनी गुलाबी फूलों वाली चादर को संभालती हुई, अपने शोल्डर बैग को बाएं हाथ से थामे हुए, मुतवाजन चाल चलती हुई, खिजा के सारे रंग एकदम बाहर के रंगों में बदल जाएं। मेरी आंखें मुंतजिर रहीं, लेकिन कोई नहीं आया, किसी को आना ही नहीं था। जब फासले पैदा हो जाएं तो एक घर में रहते हुए मुलाकात नहीं होती। ये तो फिर 60 लाख की आबादी वाला शहर था। मैंने अकेले ही चाय पी और सर झुकाकर बैठा रहा। 5-10 मिनट इसी तरह गुजर गए। मायूसियों की धुंध मुझे ढांपती रही। अचानक कदमों की चाप सुनाई थी। अस्सलामु अलैकुम, किसी ने दिलकश आवाज में कहा। मैंने सर उठाकर देखा, सामने आरसा खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। आरसा चच्ची सुल्ताना की वही भतीजी थी जिसका रिश्ता वो माजी में मुझसे करना चाह रही थी। ये लोग पिंडी में रहते थे। मैं आरसा को यहाँ देखने की तवक्का नहीं कर रहा था। तुम कब आई यहाँ? मैंने पूछा। आज ही, जनाब तो सुबह के घर से निकले हुए थे, इसलिए खबर कैसे होती। अब्बू अम्मी भी साथ आए हैं। अब्बू की छुट्टियां हैं, अब 1-2 हफ्ते आपके पास रहेंगे और आपके नाक में दम करेंगे। वो चहकी। रवाकी नाक में दम होने लगा। आरसा मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं फराह के साथ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए निकली थी। अचानक हमारी नजर आपकी गाड़ी पर पड़ गई। हमें अंदाजा हो गया कि आप यहाँ बैठे होंगे। उसने बड़े नाज से अपने बालों को पेशानी से हटाते हुए कहा, फराह कहाँ है? वो सामने रिक्शा में बैठी है। उसने खिड़की से बाहर इशारा किया। मैं तवील सांस लेकर रह गया। कुछ देर बाद मैं फराह और आरसा को लेकर वापस घर जा रहा था। आरसा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती सूरज की तरह थी, चमकीली, भड़कीली और कभी कभी जलाती हुई। उसका रंग गैर मामूली सफेद था, आंखें ब्राउन, बाल शहद रंग और जिस्म मुंह जोर। वो बड़ी तेजी से बोलती थी। उसका मवाजना सरवत से किया जाता तो सरवत की खूबसूरती को चांदनी से तशबीह दी जा सकती थी। बेशक चांदनी धूप से कम रोशन होती है, लेकिन इसका एक अपना हुस्न और धीमापन होता है, एक पुरवकार ठहराव, एक ठंडक और एक जज्ब हो जाने वाली सलाहियत। इसलिए आरसा मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी थी और उसकी ये आमद भी बुरी लगी थी। वो पूरे घर में दंदनाने लगी, बिला वजह मेरे कमरे में भी आ जाती थी। खास तौर पर वो आजकल वालदा के इर्द गिर्द बहुत घूम रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से लौटा तो मेरा पूरा कमरा बड़ी अच्छी तरह संभाला हुआ था। आरसा मेरे ही बेड पर ऊंधी लेटी इंग्लिश म्यूजिक पर होले होले पांव हिला रही थी। उसने ट्राउजर पहन रखा था। मेरी चाप पर उसने पलट कर देखा। ये क्या है आरसा? मैं नगवारी का इजहार किया। ये तुम्हारा कमरा है डियर और ये मैं हूँ। वो बिस्तर पर नीम दराज होकर बोली। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता आरसा, मैंने उसे घूरते हुए कहा।
तुम्हारा मतलब मेरे लिबास से है? मेरा मतलब तुम्हारी हर चीज से है। उसके चेहरे पर रंग सा लहराया, फिर वो ठीक बनकर मुस्कुराई। पता नहीं इस फिक्रे से तुम्हारा क्या मतलब है। मैं सिटपटाया हुआ बाथरूम में घुस गया। यूं ही मुंह पर पानी की छींटे मारकर बाहर निकला तो वो जा चुकी थी। अम्मी कमरे में दाखिल हुई। ये तू क्या बोल रहा था अरसा से? वो मेरे कमरे में क्यों आ जाती है? मैंने ही कहा था उसे कि जरा तेरा कमरा देख ले, अम्मी ने कहा। मैं दरवाजा बंद करते हुए अम्मी को अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। अम्मी मुझे साफ साफ बताएं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों बासी कड़ी में उबाल दे रही हैं? मैं इतना अनजान नहीं हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। तो अभी तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तो चंद दिन के लिए यहाँ आई है, फिर चली जाएगी। तुम्हें पता ही है कि उसकी तबीयत से जरा शौक है। अगर उसने मुझे ऐसी शौकियां नहीं चाहिए अम्मी जान। मैंने तेजी से उनकी बात काटी। प्लीज इसे कह दें कि मेरे कमरे में ना आया करे, मैं उसके मुंह लगना नहीं चाहता। अच्छा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मैं समझा दूंगी उसे, लेकिन आरसा के अब्बू अम्मी के पास तो 2-4 मिनट बैठ जाया करो। वो क्या कहेंगे कि अच्छे मेहमान आए? उनके लिए चच्ची चच्चा काफी है। मेरे अपने बहुत से मसले हैं। काम का बोझ इतना ज्यादा है कि कई दिन से खाला सफिया के घर भी नहीं जा सका। उनका फोन भी नहीं मिलता है। फोन तो मैंने भी एक दिन किया था, बस बेल होती रही। लेकिन अम्मी, क्या अगर फोन नहीं मिलेगा तो हम उनका अता पता नहीं लेंगे? हंसता बसता घर था उनका, वीरान हो गया है। वो तीनों बिल्कुल बेसहारा हो गए। हमें तो हर घड़ी उनकी खबर रखनी चाहिए थी, और आप कह रही हैं कि एक दिन फोन किया था। एकदम अम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुप सी होगी, फिर बोली, चलो ठीक है, कल उनकी तरफ जाएंगे, फराह को भी ले जाएंगे। सिर्फ जाने से कुछ नहीं होगा अम्मी, पहले हम सब अपना जहन साफ कर लें। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें कि हमें इन हालात में लोगों को तनहा नहीं छोड़ना, इनके साथ किए हुए वादों को निभाना है। सरवत वही है जो आज से चंद माह पहले थी, और अगर खुदा न खास्ता इस वाकये में उसके साथ कुछ हो भी जाता तो मेरे लिए मेरी आवाज भरागी और मैं फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सका। अम्मी ने कहा, अच्छा तू दिल ना छोटा कर, हम कल चलेंगे उनकी तरफ ना, लेकिन मुझे इस तरह नहीं जाना जिस तरह हम पहले जाते रहे। हम उनके जख्मों पर मरहम रखने की बजाय उन्हें मजीद गहरा करके आ जाते हैं। जो किसी इस बेचारी के साथ हुआ है वो खुदा न खास्ता किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या हम उसे तुत्कार पटकार कर एक तरफ रख देंगे, उसकी तरफ से आंखें फेर लेंगे? मेरे सीने में तपश थी, मैं बोलता चला गया। उस रोज मेरे और अम्मी के दरमियान आध पौन घंटा बात हुई। पता नहीं कि मैं उन्हें किस हद तक कायल कर सका, मगर इतना जरूर हुआ कि वो सरवत के यहाँ खुश दिली से जाने और उनसे राब्ता बरकरार रखने पर आमादा होगी। अगले रोज घर से निकलने से पहले फराह ने फिर सरवत के घर फोन किया। हस्बे साबिक बेल होती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की। हम रवाना हुए। रास्ते से हमने आइसक्रीम और फ्रूट वगैरह लिया। सरवत के घर पहुंचकर देर तक बेल देते रहे, फिर गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई बरामद नहीं हुआ। साथ वाले पड़ोसी ने दरवाजा खोला, मुझे पहचान कर अलैक्स अलैक की, फिर बताया कि नासिर साहब और उनकी फैमिली तो यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ, कब? मैंने हैरत से पूछा। तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं। आपको नहीं पता? वो तो काफी दिन से तैयारी में थे। कहाँ गए हैं? जर्मनी, काल्बन, फ्रैंकफर्ट में। मैं हक्का बक्का रह गया। अम्मी और फराह भी मेरा मुंह देख रही थी। सीने में कुछ टूट सा गया था। पड़ोसी ने कहा, आप आइए ना, हमारी तरफ आ जाइए। नहीं शुक्रिया, मैंने कहा। इनका कोई राब्ता नंबर वगैरह? उन्होंने कहा था कि वहां से जाकर भेज देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। आप कोने वाले प्रॉपर्टी डीलर हाजी साहब से पूछ लीजिए, शायद उनका राब्ता हुआ हो नासिर साहब से। कल एक गाहक भी आया था हाजी साहब के पास। किस चीज का गाहक? मैंने पूछा। यही नासिर साहब के घर का। वो इसकी फरोख्त के लिए हाजी साहब ही को कह कर गए हैं, यानी वो मकान भी बेचना चाह रहे हैं। अम्मी ने हैरत से पूछा। खान जी, कुछ ऐसा ही सिलसिला लग रहा है, शायद अब वो जल्दी वापस नहीं आएंगे। मैं चकरा कर रह गया। मैंने पिछले दिनों 1-2 बार नासिर भाई की जुबानी ये सुना तो था कि वो ये घर छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये मुल्क ही छोड़ जाएंगे, और वो भी इस तरह के किसी अजीज रिश्तेदार को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नासिर भाई से छोटा हमास पिछले 3-4 साल से जर्मनी ही में मुकीम था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक बार पहले भी नासिर भाई सैर तफरीह के लिए उसके पास जर्मनी जा चुके थे। वालदा की वफात पर हमास जर्मनी से आया था और 10-15 रोज रहकर लौट गया था। शायद इन्हीं दिनों में घर के अंदर कोई मशवरा वगैरह हुआ था और अब नासिर भाई ने सरवत और नुसरत समेत जर्मनी का रुख कर लिया था। फराह ने परेशानी से कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा भाई, एकदम बगैर किसी को बताए। अम्मी ने कहा, ये जो हाजी साहब हैं इनसे पूछो, शायद कोई अता पता दे गए हों। हमने हाजी साहब से पूछा, लेकिन उनके पास भी अभी तक कोई इतला नहीं थी। हम मायूसी के हाल में वापस हुए। घर के गेट के सामने से गुजरते हुए अचानक मेरी नजर गेट के निचले हिस्से की दर्ज में गई। अंदर की तरफ एक ब्राउन लिफाफा सा पड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। गेट पर जाकर मैंने हाथ नीचे से अंदर घुसाया और लिफाफा निकाल लिया। गाड़ी में आकर मैंने देखा ये कोई अदालती नोटिस था। एड्रेस में मरहूम खालू उस्मान का नाम लिखा हुआ था। अम्मी से मशवरे के बाद मैंने लिफाफा खोला। ये एक समन था। तहरीर से पता चलता था कि इससे पहले भी 2 नोटिस भिजवाए जा चुके हैं जिनकी तामील नहीं हुई है।
समझ में किसी ऐसे प्लाट का जिक्र मिलता था जो खालू उस्मान ने दुकान की तामीर के लिए हासिल किया था, लेकिन बाद अज़ां कानून शिकनी करते हुए उसे फरोख्त कर दिया था। अब यह मामला अदालत के रूबरू था। पता नहीं ये किस प्लाट का जिक्र है, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। अम्मी ने तफसील पूछी, मैंने उन्हें बताई। अम्मी को भी कुछ मालूम नहीं था। फिर जैसे उन्हें एकदम कुछ याद आया, कहने लगी, मेरा ख्याल है कि ये वो केमिकल की मार्केट वाला प्लाट होगा। कौन सी मार्केट? दरअसल ये झगड़ा कोई 8-10 साल पहले शुरू हुआ था। केमिकल बेचने वाली दुकानें शहर में जगह जगह बिखरी हुई हैं। गवर्नमेंट ने कोई सर्वे किया था और फिर इन सारे दुकानदारों को आम आबादी से हटकर एक खुली जगह पर प्लाट दिए थे। वो किस लिए? फरा ने पूछा। ताकि ये खतरनाक काम आम आबादियों के अंदर ना हो, बल्कि किसी खुली जगह पर किया जाए। इस काम में आग वगैरह लगने का खतरा रहता है ना, अम्मी ने वजाहत की। इसके बाद क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे ज्यादा तो पता नहीं, एक बार ये सुना था कि उस्मान को भी प्लाट मिला था, लेकिन उसने भी बाद में बेच दिया। शायद ये कोई वही चक्कर है। एकदम मेरे जहन में आया कि इस किस्म की बात मैंने भी सुनी थी। वहीं पर खड़े रहना मुनासिब नहीं था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब हम सड़क पर मोड़ मुड़ रहे थे तो मैंने सेठ सुराज की स्याह चमकीली गाड़ी देखी। वो अपने घर की तरफ मुड़ रहा था। उसके साथ पिछली नशीस पर उसी की तरह का एक हट्टा कट्टा शख्स बैठा था। दोनों किसी बात पर खूब हंस रहे थे। सेठ ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे देख लिया। सीने में एक बार फिर वही आतिशी लहर तोड़ी जो मेरे सरापा को हिला कर रख देती थी। कर मैं देर तक उस दर्दनाक सूरत-ए-हाल के बारे में सोचता रहा। नासिर भाई जिस तरह पाकिस्तान छोड़कर गए थे वो बेहद तकलीफ दे था। यूं लगता था कि अब वो किसी से राब्ता ही नहीं रखना चाहते। उन्होंने मेरे कानों में भी अपनी हिजरत की भनक तक नहीं पड़ने दी थी। शायद वो यहां से अपना हर नाता तोड़ने के ख्वाहां थे। क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए था? मैंने बाजुबान खामोशी खुद से कहा। इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल था। नासिर भाई को कुली तौर पर गलत भी करार नहीं दिया जा सकता था। यहाँ जिस तरह जग हसाई हुई थी और मीडिया ने जिस तरह इस वाक़े को उछाला था, इसके बाद कानूनी कार्रवाई में जिस तरह की दिल शिकनी हो रही थी, नासिर भाई की जगह कोई भी होता तो टूट फूट कर रह जाता। तो अब क्या मैं कभी सरबत को अपना नहीं सकूंगा, उसे देख नहीं सकूंगा? यह सवाल तीर की तरह मेरे सीने में लगा और निढाल कर गया। मैं बेदम सा होकर बिस्तर पर लेट गया। इस वक्त मेरी नजर उस ब्राउन लिफाफे पर पड़ी जो मैं नासिर भाई के घर से लेकर आया था। मैं लिफाफा उठा लिया और सोचने लगा कि क्या जो परेशानियां खालू उस्मान की बेवक्त मौत का बायस बनी, इनमें यह परेशानी भी शामिल थी। पता नहीं क्यों मुझे शक गुजरने लगा कि इस परेशानी का कुछ न कुछ ताल्लुक सरहद वाले वाक़े से भी था। मैंने समन की तहरीर कई बार पढ़ी और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि यह सारा क्या मामला है। अगले रोज मैं अबू जान के दोस्त वकील सलीम जहांगीर साहब से मिला। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनने के बाद मुझे LDA के एक अफसर सदीकी साहब के पास भेज दिया। सदीकी साहब काफी बाखबर आदमी थे। उसने मुझे बताया गवर्नमेंट ने केमिकल काम करने वालों को अलहदा प्लाट अलाट किए थे ताकि वो आबादियों में अपना काम खत्म कर दें। इन लोगों ने प्लाट तो ले लिया मगर अपनी पुरानी जगहों पर काम भी करते रहे। बाद अज़ा कुछ लोगों ने केमिकल मार्केट के वो प्लाट फरोख्त कर दिए। उनमें ये आपके खालू उस्मान भी शामिल थे। तो क्या इन पर कोई केस वगैरह बन गया था? मैंने पूछा। हाँ, कई अफराद पर केस बने। आपके खालू और 2 दीगर दुकानदारों ने एक मुश्तरका वकील के जरिए अपना दिफा किया। ये मामला दब गया और फिर सर्द खाने में चला गया। मगर कुछ दिन पहले एक सहाफी साहब ने इस मामले को फिर ताज़ा कर दिया। आपके खालू और उनके दोनों साथियों के खिलाफ इंक्वायरी फिर शुरू होगी। मेरे ख्याल में यह काम किसी ने बदनीयती और दुश्मनी की वजह से किया है। आपका मतलब है कि वो सहाफी किसी के कहने पर हरकत में आया था? मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। अब कल तशरीफ लाएं तो मैं इस बारे में आपको मजीद तफसीलात बता सकूंगा। अगले रोज मैं सदीकी से मिलने उसके दफ्तर पहुंचा। उसने हस्बे वादा इस मामले की पूरी तफसील इकट्ठी कर ली थी। मेरे बदतरीन खदशे हकीकत में बदल गए। इस सारे काम के पीछे MNA घोराया के एक PA का हाथ था। शक-ए-शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। MNA घोराया का ताल्लुक सेठ सिराज से साबित था और सेठ सिराज जिस किस्म का शख्स था वो मैं देख ही चुका था। जीशान होटल में उसने मुझे जो जबरदस्ती लंच करवाया था वो मुझे अभी तक याद था। उसकी आंखों में चमकने वाली 2 चिंगारियां भी मुझे भूली नहीं थी। वो मुझसे बड़े ठंडे और दोस्ताना लहजे में बात करता रहा था, लेकिन ये चिंगारियां उस लबो लहजा से बिल्कुल जुदा थी। ये चिंगारियां अपने पीछे एक अलाव का पता देती थी। मुझे पहले ही अंदाजा था कि नर्म डिप्लोमेसी में नाकाम होने के बाद ये लोग खालू उस्मान पर किसी जरिए से दबाव डालने की कोशिश करेंगे। आज इस दबाव का पता चला था और यकीनन यही दबाव था जिसने आनन फानन खालू उस्मान की जिंदगी छीनी थी। न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि खाला सफिया की भी। और यही नहीं बल्कि एक हंसते बजते घर को ताला भी लगा दिया था। इस घर में रहने वाले अनगिनत परेशानियों के रेले में बहकर तितर बितर हो गए थे। मुझे यूं लग रहा था कि इस प्लाट वाली अचानक परेशानी के बारे में खालू उस्मान ने घर वालों को भी नहीं बताया था। शायद उनकी परेशानियों में इजाफा करना नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद ही सारा बोझ अपनी जान पर लिया और अपनी हरकतें कल्ब बंद कर ली थी। सदीकी के इंकशाफात के बाद मेरे दिल की कैफियत अजीब सी होगी। मुझे अपने आप से और अपनी नातवानियों से नफरत सी होने लगी। मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता? ये लोगों ने ज्यादती की है वो मेरे सामने है, लेकिन उनके गिरेबानों तक पहुंचने से पहले ही
मेरे हाथ काम कर नीचे क्यों गिर जाते हैं। यह बहुत संगीन मौका जरूर था, लेकिन पहला नहीं था। इससे पहले भी बहुत दफा ऐसा हुआ था। मुझे नाइंसाफी हुई थी, लेकिन मैं करार वाकई मुजाहमत नहीं कर सका था। मुझे बचपन की वो छोटी छोटी लड़ाइयां भी याद थी, जिनका नतीजा अक्सर मेरी शर्मिंदगी और पछताई की सूरत ही में निकलता था। मोहल्ले का एक यूनुस सफर नामी लड़का और उसकी टोली अभी तक मुझे भूली नहीं थी। ये लोग आए बगाए मुझसे लड़ाई मोल लेते थे और मेरी जिंदगी अजीरन किए रहते थे। फिर स्कूल के जमाने के वो छोटे बड़े वाकयात जब अमूमन मुझे अपनी फितरी कम हिम्मती की वजह से ही नदामत और हजीमत का सामना करना पड़ता था। कॉलेज के दौर में मुझे अपने वो शरीर पड़ोसी भी याद थे जो किराएदार के तौर पर आए थे और उन्होंने 2-2.5 साल तक हमारा और खास तौर से मेरा जीना हराम किए रखा था। बेशक लड़ाई दंगा काबिल तारीफ बात नहीं है, लेकिन एक आम शख्स की जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब उसकी सारी जहानत, सूझबूझ और फरासत एक तरफ धरी रह जाती है। इस वक्त उसे किसी तुनखू के हाथों पे इज्जत होना पड़ता है या फिर निगाहें झुकाकर और अर्के नदामत में डूब कर पसपा होना पड़ता है। मैंने उससे पहले जो मार्शल आर्ट और कराटे क्लब वगैरह का जिक्र किया था, उसके पीछे भी मेरी यही नातवानियां, महरूमियां और हजीमतें वगैरह अमल करती थी। मैं समझता था कि मैं जिस्मानी तौर पर मजबूत हो जाऊंगा तो मेरे लिए निजाई मामलात से निमटना आसान हो जाएगा और मौका पड़ते ही मैं किसी के पंजाए सितम को मरोड़ भी सकूंगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये बात मेरी समझ में आई थी कि मार्शल आर्ट वगैरह की सरगर्मियां किसी लड़ाके को तो मजीद लड़ाका बना सकती हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसकी फितरत में मार धाड़ और मारा मारी ही नहीं है, मार्शल आर्ट की आला तरीन सनदें हासिल करने के बाद भी टकराव और मार कुटाई की सूरत हाल से ओहदा बरआन नहीं हो सकता। ताज़ा तरीन मिसाल मेरे सामने थी। मौजूदा इंकशाफ के बाद मेरा दिल चाहता था कि मैं दंदनाता हुआ सेठ सिराज के प्लाजा पर पहुंचा। कुछ और ना भी करूं तो कम अज कम उसे गिरिबान से पकड़ जरूर दूं, उसे झंझोड़ूं और पूछूं कि उसने जुल्म के ऊपर जुल्म क्यों किया। बेटी के अगवा के जख्म नहीं भरे थे कि उसने बाप की भी मौत की सजा सुना थी, लेकिन यह करने के लिए और उसके बाद के दूसरे इकदाम करने के लिए जिस हिम्मत और सख्ती की जरूरत थी वो मेरे अंदर नहीं थी, कहीं नहीं थी। मैं सोचता था और अपने ही पसीने में डूबने लगता था। अगले रोज मेरे अंदर के तैश ने शदीद उबाल की सूरत इख्तियार की और मैं सेठ से बात करने के लिए उसके प्लाजे पर पहुंच गया। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था, ना ही किसी तरह की मार कुटाई का इरादा रखता था, लेकिन मैं उसे इतना जरूर पूछना चाहता था कि उसने खालू उस्मान के जख्मों का मुदावा करने के बजाय उनकी जान क्यों ले ली। इस बात में अब शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि प्लाट वाला मामला सिर्फ सेठ सिराज की वजह से री ओपन हुआ है। बेशक उस प्लाट वाले मामले में चंद साल पहले खालू उस्मान से गलती हुई थी और ऐसी गलती बहुत से दूसरे लोगों से भी हुई थी। इस किस्म की गलतियां तकरीबन हर शख्स की जिंदगी में मौजूद होती हैं, लेकिन जो सजा खालू उस्मान को मिली थी वो उसके हरगिज हकदार नहीं थे। मैंने अपनी गाड़ी सेठ के सिराज प्लाजा से कुछ फासले पर खड़ी कर दी और सोचने लगा कि उससे किस तरह बात करूं और बात को कहां तक महदूद रखूं कि हाथापाई तक नौबत न पहुंचाए। बेशक मैं लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसे मामलात में तल्ख कलामी और हाथापाई के दरमियान बस एक मुहिम सी लकीर ही होती है। सेठ के लिए मेरे अंदर जो तेज था वो मेरी जिस्मानी बर्दाश्त से बहुत बढ़कर था। मैं गाड़ी के अंदर ही अपना लाहे अमल मुरत्तिब करता रहा। जो मैं सोचता गया मेरे तेज पर मेरा अंदरूनी खौफ गालिब आता गया। बात बहुत बढ़ गई तो क्या होगा, थाने कचहरी तक चली गई तो क्या होगा, क्या मैं सेठ के रूबरू ठीक से बात कर पाऊंगा, क्या मेरे आसाब जवाब तो नहीं देने लगेंगे। मैं जो सोचता गया मेरी पेशानी पसीने से तर होती गई। सीने में दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था। मुझे महसूस हुआ कि टांगों में लर्जिश नमूदार हो चुकी है और अगर मैं चलकर सेठ की दुकान की तरफ गया तो लड़खड़ाता हुआ जाऊंगा। यह अजीब कैफियत थी और यह हमेशा से मेरे साथ थी। क्या बात है यार, क्या यहीं पर रात गुजारने का इरादा है। खिड़की में से आवाज आई और मैं चौंक गया। एक दरमियानी उम्र का शख्स गुस्से और तंज की मिली जुली कैफियत से गाड़ी की खिड़की में झुका हुआ था और मेरी तरफ देख रहा था। उसने फिर कहा, भाई जी कहाँ पहुंचे हुए हो, गाड़ी आगे करो। तब मुझे एहसास हुआ कि अक्कम में हार्न सुनाई दे रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा, मेरी गाड़ी जरा तिरछी खड़ी थी और अक्कम में 2-3 गाड़ियां रास्ता मिलने का इंतजार कर रही थी। सॉरी जी, मैंने पसीना पूंछते हुए कहा और गाड़ी आगे कर ली। जब मेरे असाब जवाब देने लगते थे तो मुझे खुद पता चल जाता था और मेरे असाब जवाब दे रहे थे। चंद लम्हों में मुझे यकीन हो गया कि अपनी तमाम तर अंदरूनी तैश के बावजूद मैं सेठ का सामना नहीं कर सकूंगा। अपने पसीने में डूबा हुआ मैं वहां से रवाना हो गया। मैंने बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाई। कई जगह एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं एक पार्क में जाकर बैठ गया। मेरा मर जाने को दिल चाह रहा था। सख्त कर्ब और मायूसी के आलम में अपनी मुट्ठी पार्क के पथरीले बेंच से टकराता रहा और हाथ की खाल छील ली। उंगलियों से खून टपकने लगा। तब एक बार फिर गाड़ी में मैं आ बैठा और आंधी तूफान की तरह अनारकली पहुंच गया। वहीं मार्शल आर्ट के क्लब में दिलो दिमाग बड़ी जज्बाती बल्कि हिजानी कैफियत में थे। जी चाह रहा था कि अपनी सारी कम हिम्मती और नातवानियों को अपने अंदर से उखाड़ कर फेंक दूं। कुछ ऐसा करूं कि खुद खत्म हो जाऊं या फिर अपनी बेबसी को खत्म कर दूं। मैं सोचने लगा
क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को मार्शल आर्ट में फना कर दूं, इतनी मेहनत करूं, इतनी अजियत झेलूं कि बस पत्थर आ जाऊं?